हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम इस सेशन में सेक्टर 7 बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दो प्रश्नों के किस तरीके से पहले प्रश्न को ब्रेक करना है और इसके बाद एक मॉडल उत्तर में किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होने चाहिए, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, एग्जामिन द पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एड्रेसिंग द लॉन्ग परसिस्टिंग इशूज इन इंडियन जुडिशरी। इसके हिंदी वर्जन को भी देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न को ब्रेक करते हैं। भारतीय न्यायपालिका में लंबे समय से चल रहे मुद्दों को संबोधित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता और सीमाओं की जांच कीजिए। हम जो पीडीएफ यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का ही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम में चूंकि भावानुवाद कराया गया है, इसलिए किसी भी अनुवाद में वो नेचुरल फ्लो नहीं आ पाएगा जो कि किसी मूल भाषा में लिखे गए उत्तर में आता है। तो पहले तो अप्रोच देख लेते हैं कि इसकी दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए। डिस्कस द इशूज ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी। इसका आप कैसे उल्लेख करेंगे? तो किसी रिपोर्ट या कानून मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किसी लेटर, या आप कह दें कि संसद में कानून मंत्री के द्वारा दिया गया बयान, इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम को पेंडेमिक ने किस तरीके से परेशान किया है, उसका भी आप उल्लेख करेंगे। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हैंडलिंग द केसेज एंड इंश्योरिंग एन एफिशिएंट जुडिशियरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो ये जो है एक मुख्य हिस्सा है उत्तर का, जिसे आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में विस्तार से बताना है। मेंशन द चैलेंजेस दैट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंक्लूड द आंसर सुटेबली, यानी कि वे फॉरवर्ड के रूप में एक आप आंसर को लिखोगे कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन में किन बिंदुओं का समावेश होगा। द रिसेंट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, हमने कहा ना किसी की रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे आप। सोच डैट, आपने बता दिया कि इतनी केसेस पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट में, और इतनी केसेस पेंडिंग है लगभग 58 लाख केसेस पेंडिंग है आपके, स्टिल अनसॉल्व्ड एट द हाई कोर्ट्स। सच पेंडेंसी हैज a spin-off effect that take a toll on efficiency of the judiciary and ultimately reduce people's access to justice. लंबित मामलों कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया जो है उसे क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। द पेंडेमिक हैज लेड टू सर्ज ए डिस्कशन अराउंड इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन थ्रू द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड द पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं कि एआई की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो दो तीन बातें तो बेसिक हैं जिनका कि कोई खास बोल बच्चन जिसको कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर हैं। इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम देयर आर मल्टीपल स्पेसेस वेयर एआई एप्लीकेशन के हैव ए डीप इम्पैक्ट। जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे उपयोग करके उसमें सुधार किया जा सकता है, उसे काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू रिड्यूस द पेंडेंसी एंड इंक्रीमेंटली इंक्रीज द प्रोसेसेज। एआई का उपयोग करके जो लंबित मामले हैं उसमें भी कमी लाई जा सकती है, और जो न्याय की प्रक्रिया है उसे भी गति प्रदान किया जा सकता है। Artificial intelligence and machine learning have a multiplier effect on increasing the efficiency of any system or industry. जैसे कि एआई का उपयोग कर अन्य जो संस्थान हैं या इंडस्ट्री हैं वहाँ पे इसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं, उसी तरीके से जुडिशरी में भी अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो जो पेंडेंसी के केसेज पेंडेंसी के ऑफ केसेज हैं वो कम हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है इम्पॉर्टेंट बातें। If used effectively, it can bring about incremental changes and transform the ecosystem of the several sectors. Artificial intelligence tools can also aid lawyers and judges with legal research, analysis of factual proposition, determination of appropriate legal provisions, and other similar
मैकेनिकल स्किल which can turn expedite justice delivery system. अब क्या क्या मदद हो सकता है? तो एडवोकेट्स को मदद हो सकता है, जजेस को मदद हो सकती है, किसमें? लीगल रिसर्च में। अगर किसी एडवोकेट को सेक्शन 125 सीआरपीसी से संबंधित केसेस को सर्च करनी है और उसको अप्रोप्रिएट किसी खास चीज़ के लिए सर्च करनी है, तो रिसर्च उसकी क्या हो जाएगी? एआई के माध्यम से बहुत इजी हो जाएगी। एनालिसिस करना इजी हो जाएगा फैक्ट्स का। तो इसके कारण क्या होगी कि जो डिलीवरी करने में जो एडवोकेट को, मान लो कि अगर पैटिशन के लिए कंटेंट लिखने में 1 दिन का समय लगता है, वो हो सकता है कि 2 आवर्स में ही वो कंप्लीट कर ले। इट विल अलाउ देम टू इन्वेस्ट मोर एनर्जी इन क्रिएटिवली सॉल्विंग लीगल इशूज। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में उन्हें कम समय देना पड़ेगा, जिसके कारण वो एनालिसिस वाले पोर्शन पे एडवोकेट ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जस्टिस depends on the first identifying various legal processes where the application of this technology can reduce pendency and increase efficiency. The machine first need to perceive a particular process and get information about the process under examination. For example, to extract facts from a legal document, the program should be able to understand the document and what it entails. तो इस तरीके से इसमें हमने विस्तार से क्या किया? अनुप्रयोग को बता दिए, यूजेज को बता दिए कि जुडिशरी में क्या क्या यूज हो सकता है। अब इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको सुपेश का उल्लेख करना है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, digitalized to first understand judicial processes that require automation. It then assists the court in improving efficiency and reducing pendency by encapsulating judicial processes that have the capability of being automated through artificial intelligence. तो एक तो आपको सुपेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी, इसका उल्लेख करना है। और दूसरा सुवास is an artificial intelligence system that can assist in translation of judgment into regional languages. आपको पता होना चाहिए कि जुडिशरी में एक ट्रांसलेशन बहुत बड़ा इशू है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेकर आते हो और एक केस मान लो कि मलयालम में लिखी हुई भाषा में बहुत सारे इसके जो विटनेसेज हैं, उनके जो टेस्टोमनी है वो दूसरी भाषा में लिखी हुई है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती आती है और एक कॉस्टली प्रक्रिया हो जाता है जिसको कि आम लोग वहन करने में असमर्थ होते हैं। वैसी स्थिति में अगर हम ऐसे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करें जो कि लीगल भाषा को एक सटीकता के साथ ट्रांसलेशन कर सके, तो एक केसेस को पेंडेंसी की जो दर है उसे कम करने में काफ़ी सहायक होगा। ये तो रहे इसके फीचर्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब चैलेंजेस देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या सब कुछ गुड एंड गुड हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है, इसकी भी एक अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? देयर इज ऑल्सो नो डाउट दैट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ग्रोज, concerned about data protection, privacy, human rights, and ethics will pose fresh challenges and will require great self-regulation by developers of these technology. लेकिन इससे क्या हो जाएगा? कंसर्न क्या है? डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर और एथिक्स को लेकर। इट विल आल्सो रिक्वायर एक्सटर्नल रेगुलेशन बाय द लेजिस्लेचर थ्रू rules, regulation, and by the judiciary through judicial review and constitutional standard. इसके लिए भी कि क्या होना चाहिए? एक पूरी प्रोटोकॉल तैयार करनी चाहिए कि इसका मिसयूज कैसे नहीं हो सके या इसे कैसे रोका जा सके। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन लीगल सेक्टर इज स्टिल एन इमर्जिंग concept, mainly in the developing countries of the world. This is because traditional legal practitioners are reluctant in using machines as most of them are not comfortable with it.
और दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारे जजेज हैं, जो एडवोकेट्स हैं और जो पैटिशनर हैं, इन तीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एक ट्रेनिंग भी करानी होगी, विशेषकर एडवोकेट्स की और जजेस की, ताकि वो इस जो तकनीक है उससे रूबरू हो सकें। तीसरा चैलेंज क्या है कि एडवोकेट्स के एक बहुत बड़े तबके को ऐसा लगता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुडिशियरी में बड़े पैमाने पे यूज होने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी जनरेट हो सकती है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी। इसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? Before applying such technology, it is important to identify the problem and the challenges within each sector and develop the specific modalities on how the artificial intelligence architect will have the highest impact. सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग करने से पहले एक कमेटी बना ली जाए, किन किन सेक्टर्स में इसका उपयोग करना है, एक प्रोटोकॉल बने, एक नियम बन जाए, रूल, पूरी गाइडलाइन बन जाए कि डेटा प्रोटेक्शन हो, प्राइवेसी का सम्मान हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो। इसके बाद एक लिमिटेड सेंस में सहायक के तौर पर, जुडिशियरी के रिप्लेसमेंट नहीं है एआई, एक सहायक है, ऐसा लिखते हुए आप कंक्लूड करोगे इस आंसर को। तो ये तो रहा लगभग आपके 38 अंक के जो बीपीएससी में आपको लिखने हैं उत्तर, उसमें क्या कंटेंट होने चाहिए हमने पहले प्रश्न को देखा। अब हम आते हैं द्वितीय प्रश्न पर। हमारा सेकंड प्रश्न है, अगर आप भी इस तरीके के उत्तर लिखना चाहते हैं तो हमारी प्रोग्राम चल रही है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम 75 डेज, जिसमें हमने जीएस के सेक्शंस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। करंट अफेयर्स एंड आईआर एक हिस्सा है, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ बिहार ऑफ एंड इंडिया दूसरा हिस्सा है, पॉलिटी ऑफ बिहार एंड इंडिया तीसरा हिस्सा है, हिस्ट्री इसका चौथा हिस्सा है, और साइंस एंड टेक इसका 5th हिस्सा है। डीआई के लिए अलग से 75 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इस प्रोग्राम में आपको 150 प्रश्न मिलते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको डेली देने होते हैं, अगले दिन आपको इवैल्यूएट करके कॉपी ग्रुप में डाल दी जाती है, बेस्ट आंसर को पिन किया जाता है, और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी आपको दिए जाते हैं। तो ये तो रहे इस टेस्ट में जो आपको फीचर्स मिलते हैं। 15 दिन के बाद, यानी एक सेक्शन ख़त्म होने के बाद, हम उसकी एक जूम मीटिंग लेते हैं, जिसमें हमारे जो एवल्यूएटर्स होते हैं 3-4 वो शामिल होते हैं, और जो लगभग हमारे एक बैच में 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी 50 छात्र हैं, उन्हें हम इनवाइट करते हैं। उस 15 दिन के सेक्शन में जो भी समस्या होती है या उन्हें जो अपनी तरफ से सुझाव होते हैं, उन सुझावों का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लाइक द प्रेसिडेंट, he may have more powers, more rights. Do you agree with the statement? Give a detailed analysis of the office of governor and president in India. राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसके पास अधिक अधिकार होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यालय का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। देखो, इस प्रश्न के कंटेंट को चलो हिंदी में ही यूज कर लेते हैं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको? भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। उपरोक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में कुछ मामलों में अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में पद के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के साथ भी निष्कर्ष लिख सकते हैं आप। तो पहले तो राष्ट्रपति के संबंध में आपको कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं उनका उल्लेख आपको करना है। इसके बाद गवर्नर के संबंध में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इस प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल शामिल होने चाहिए वो मैं आपको बता दूं। 53 होने चाहिए, 60, 72, 123, और इधर इसमें आप कर लो 352, 350,
360, ठीक है। और इसमें आपको करने हैं 153, 163, 2। इस आर्टिकल को आपको विस्तार से बताना है, क्योंकि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे आपको 163(2) को विस्तार से बताना है। इसके बाद 213 बता सकते हैं। 200 आर्टिकल भी आपको बताना है जिसमें राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो कोई भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। इसके बाद आपको 371 बताना है, जिसमें कुछ ऑटोनोमस जो क्षेत्र हैं यानी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए को रिगार्डिंग राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले तो आपको दोनों के संवैधानिक स्थिति बता देनी है, इसके बाद दोनों के पावर्स बता देने हैं, इसके बाद आपको बताने हैं कि राज्यपाल की स्थितियाँ कहाँ कहाँ अधिक हैं, क्यों अधिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल के बताना है कि भूमिका भी क्या है, ड्यूल नेचर की है। एक तरफ वो राज्य का जहाँ प्रधान होता है वहीं तरफ वो केंद्र का एक प्रतिनिधि भी होता है राज्यों में। इस तरीके से राज्यपाल को दोहरी भूमिका अदा करनी होती है। और जहाँ तक विवेकाधीन शक्तियों की बात है तो विवेकाधीन शक्तियों के मामले में भी राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। और इसके बाद आप एक बैलेंस तरीके से कंक्लूजन लिखोगे जिसमें बताओगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का ही पद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जहाँ राष्ट्र का प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, वहीं राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच में एक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। यानी कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाने के कारण इसकी जो पद है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो हमारे इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पर कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, गरीबी निवारण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके कौन कौन से बिंदु हैं जिनको आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखने चाहिए। तो जो अगले हमारे प्रश्न हैं वो इकोनॉमिक सेक्शन से होंगे, उन प्रश्नों को लेकर भी हम आपके साथ जरूर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम से। उसके रिगार्डिंग आपके अगर कोई सवाल हो तो एक नंबर आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं मैं, आप इस नंबर पे अपने सवाल को भेज सकते हैं। धन्यवाद।